हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स के साथ साथ 11th क्लास के मैथ को। 11th क्लास के फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका आज हम लोग पार्ट नंबर वो कर रहे हैं जो आपको वहाँ पे ऊपर दिख रहा है, और उसके बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आखिर मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं गुरुत्वाधीन गति को समझने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब मोशन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी, मोशन क्या होता है वो भी पढ़ लिया था, कितने टाइप का होता है वो भी पढ़ लिया था। लेकिन जब मोशन ग्रेविटी के अंडर में हो रहा हो, जब गुरुत्व के कारण हो रहा हो, तो क्या चेंज होंगे, क्या चेंज होगा मोशन के जो इक्वेशंस हैं उसमें, मतलब गति के जो समीकरण हैं उनमें क्या क्या चेंज होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। इतना करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कि आपेक्षिक गति क्या होती है, आपेक्षिक वेग क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। उतना करने के बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जब आज कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके कहीं ये वीडियो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाधीन गति, आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि गति के 3 समीकरण होते हैं। गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है आपका v = u + at, u + at। गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है आपका s = ut + ½ at², ut + ½ at²। और तीसरा जो गति का समीकरण होता है वो होता है आपका v² = u² और उसके बाद +2as। ये आपका समीकरण होता है समीकरण नंबर 3। सो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारा 3 है गति के क्या हो गए हैं, समीकरण हो गए। इन 3 गति के समीकरण में ये हमारे जो समीकरण लिखे हुए इसमें v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, a क्या है, त्वरण है, और s क्या है, वो विस्थापन है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यदि हम ग्रेविटी के अंडर में मोशन करने लगे, जो है गुरुत्व के अंडर में हम लोग मोशन करने लगे, तब क्या होगा, तब जानते हैं क्या होगा। तो जितना भी हमारा a है, जो हमारा a है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका g में। क्यों? क्योंकि a त्वरण कहलाता है और g कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन जो s है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वो हमारी क्या बन जाएगी, विस्थापन की जगह पे हाइट बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी या फिर गहराई बन जाएगी। तो इसके 2 केस हो सकते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रही हो और या तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रही हो। 2 केस बनते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि गुरुत्वाधीन गति, हम लिखेंगे कि पृथ्वी के, बहुत ध्यान से सुनना, यह एक ऐसी गति है, यह एक ऐसी गति है, यह एक ऐसी गति है, यह एक ऐसी गति है जो गुरुत्व के अधीन होती है। मतलब ये अंडर ग्रेविटी होती है, गुरुत्व के अधीन होती है, गुरुत्व के अधीन होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस गति में त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। इस गति में त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है, ठीक है। राइटिंग के लिए सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है हाथ में। गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब जितने भी हमारे a है, जहां पर a लिखा है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, g कर देंगे। लेकिन बात यह है कि जब ये नीचे की ओर आएगा तो कुछ अलग होगा, +g या -g होगा, और जब ऊपर की ओर जाएगा तब कुछ चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा, देखो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसकी 2 स्थितियां हैं, तो आप लिखेंगे इसकी 2 स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है आपकी कि जब नीचे से ऊपर की दिशा में वस्तु जा रही हो, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर गति कर रही हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका g है ना वो बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा a है जो, वो क्या बन जाएगा, g बन जाएगा। और s क्या है,
जो हमारा विस्थापन है वो h बन जाएगा। बस आप इसको h इसलिए लिखो क्योंकि ये हाइट हो गई, ठीक है। ऊपर से नीचे अगर कोई चीज़ जा रही है मतलब ये यहाँ से ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ग्रेविटी नीचे की ओर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हमारा जो जी होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब एक ही जगह पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस जी का यूज़ करेंगे। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग लिखेंगे कि अतः गति के समीकरण, अतः गति के समीकरण। तो अब इसमें क्या होगा, गति के समीकरण कैसे हो जाएंगे, इसमें गति के समीकरण कैसे हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हमको माइनस जी रखना है, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू u, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा और g और t हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, s की जगह पे h और ut हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और माइनस हाफ और जी टी स्क्वायर, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये हमारे गति के कितने समीकरण हो जाएंगे, हमारे s की जगह पे h कितने समीकरण हो जाएंगे, 3। सो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे गुरुत्व के अधीन जो समीकरण होंगे वो हो जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर मोशन जो है वो अंडर ग्रेविटी होने लगे, गुरुत्व के अधीन होने लगे, तो उसके दो केस बनते हैं। पहला केस जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो और दूसरा केस जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो। तो पहला केस तो मैंने बता दिया कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही हो। अब मैं इसी को चेंज करूँगा, अब मैं इसी को करूँगा, इसी को 2 नंबर बनाऊँगा। यहाँ लिखूँगा जब वस्तु नीचे की जगह से क्या हो जाए, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हो। मतलब अब ये जो डायग्राम है ये बदल के कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ऐसे हमने चित्र नीचे की ओर। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा S होगा वो H कहलाएगा और जो A होगा वो G कहलाएगा। अतः गति के समीकरण में कोई चीज़ नहीं होगा, जो हमारा केवल A की जगह पे G और उसकी जगह पे S कर देंगे, मतलब इस माइनस की जगह पे प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे दूसरा केस बन गया कि जब वस्तु क्या हो जाए, जब वस्तु कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही हो तो S इक्वल टू H एंड A इक्वल टू G रख देंगे, अतः गति के समीकरण ये हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। सो आई होप इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि एक ऐसी स्थिति है जो गुरुत्व के अधीन। तो इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत सारे, जब आप लोग बड़े बड़े एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी ये समस्याएँ होने लगेंगी कि ये कहाँ से करें, कैसे करें। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेशक ये आपकी बुक में ना दिया हो, पर एक चीज़ और है, ये बुक के बीच में कहीं पर भी ये दिया हो सकता है और ये बेसिक सी चीज़ होगी जो अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई होप ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हेडिंग डालेंगे वाहनों की अवरोधन दूरी। क्या हेडिंग होगी आपकी, वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। क्या लिखेंगे आप, वाहनों की अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। अब ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा, ये दिख रहा है ना वाहनों की अवरोधन दूरी। ध्यान से समझें। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई एक वाहन है, ठीक है, ये आपका कोई एक वाहन है, ये कोई आपकी गाड़ी है और ये ऑब्जेक्ट जो है आपका मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो ये आपकी गाड़ी है, ठीक, गाड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी समझ लो। अब ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। इतनी अच्छी मैं नहीं बना पाता हूँ, चलो बना लिया मैंने, ठीक। अब ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, चल रही है, गति कर रही है। अगर ये गति कर रही होगी तो इसका कुछ ना कुछ वेग रहा होगा, ठीक है। मान लिया मैंने कि ये u वेग से गति कर रही है, ठीक है, u वेग से गति कर रही है। अब अचानक से ब्रेक लगा, अब अचानक से अगर ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, ये गाड़ी रुक जाएगी। इसका मतलब u तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी और v का मान कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब रुकने के जस्ट पहले इसका वेग कितना हो गया, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अवरोधन दूरी, तो वाहनों की अवरोधन दूरी वह दूरी होती है जो किसी वाहन में, लिख लो आप लोग, इसको मैं बोल रहा हूँ, वाहनों की अवरोधन दूरी वह दूरी होती है जो किसी वाहन में ब्रेक लगाने से पहले वाहन द्वारा चली जा चुकी होती है, वाहन द्वारा चली जा चुकी होती है। अब उसे हम लोग अवरोधन दूरी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप समझिए ज़रा क्या होगा।
सबसे पहले लिखेंगे कि माना ब्रेक लगाने से पहले वाहन का वेग u तथा वाहन द्वारा चली गई दूरी कितनी है, ds। कितनी है, ds है। कुछ है नहीं, बहुत आसान है, कितनी है, ds है। तब गति के, इसमें समय की बात हुई नहीं, तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, और गति का तृतीय समीकरण कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू, गति का तृतीय समीकरण कहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस का 2as, ये कहता है। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है, v की जगह तो कितना हो गया बेटा, 0 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ब्रेक जैसे ही लगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अंतिम वाली 0 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद u की वैल्यू कितनी है, u की जगह पे u ही है, और ये 2 है, ये 2 हो गया, a हो गया, और s की जगह पे ds, क्योंकि हमने s की जगह पे क्या लिया है, ds लिया है। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ कि विस्थापन ही हो गया, चली गई दूरी हो गई, अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इससे अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो यहाँ से 2ds को मैं इधर ले आऊँ, ये 2ads को इधर ले आऊँ, और उसके बाद ये u स्क्वायर, ठीक, ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब इधर से अगर मैं ds की वैल्यू निकालूँ तो आंसर आएगा माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इस समीकरण को देखते हुए मुझे एक बात का अंदाज़ा लगा। क्या अंदाज़ा लगा? एक बात का पता चला कि जी हाँ, अगर अवरोधन दूरी बढ़ानी है तो u की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, u की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन को घटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो ds है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, u के, और ds जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, a के। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन को घटाओगे तो दूरी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे तो दूरी घटेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अतः हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अतः u का मान बढ़ाने पर अवरोधन दूरी क्या होगी, बढ़ेगी बेटा, जबकि a का मान बढ़ाने पर अवरोधन दूरी घटेगी। मुझे पता है कि ये बात जो मैंने अभी लिखी है बहुत सारे बच्चों के ऊपर से चली गई होगी, लेकिन एक बात मैं साफ कहता हूँ, फिर से सुन लो कि ds अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है u के, देखो तो इसका ये मतलब होता है कि ये चीज़ बढ़ रही है और ये चीज़ भी बढ़ेगी। और अगर इसको मैं देखूँ तो ये अपॉन में लिखा हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि यस, अगर ds इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a के, अनुक्रमानुपाती कहेंगे और इसको व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। तो d जो है, ds जो है वो, देखो इसीलिए मैं बीच बीच में इंग्लिश के ऐसे टर्म्स यूज़ करता हूँ ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी से जी की, नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। सो ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u के है, इसका मतलब अगर u की वैल्यू बढ़ाओगे तो ds की वैल्यू बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, अगर a की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगी और a की वैल्यू घटाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। सो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि हमने क्या बताया कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में आता है कि व्हाट इज़ अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी क्या होती है? अवरोधन दूरी कुछ नहीं है, अवरोधन दूरी वह दूरी है जो किसी वाहन में ब्रेक लगाने से पहले चली जा चुकी होती है, उसको कहते हैं अवरोधन दूरी। सो अगर इतना नहीं समझ में आया है तो इतना करने के बाद फिर लिख लेना चूंकि, और चूंकि लिखने के बाद ये ऐसे एंड कर लेना और उसके बाद दोनों को लिख के तब ये लिख देना,
तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि अवरोधन दूरी क्या होती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आपेक्षिक गति क्या होती है, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। आपेक्षिक गति को समझने के बाद फिर हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपेक्षिक वेग क्या होता है। हम लोग समझेंगे कि आपेक्षिक वेग, आज का हमारा टॉपिक है आपेक्षिक वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। देखा होगा कि एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है। सो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो है, मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप दौड़ रहे हैं, आपको कोई देख रहा है, ठीक है, कोई देख रहा है। अगर कोई देखेगा तो वो ये सोचेगा कि अरे वो इतनी चाल से दौड़ रहा है, इतनी चाल उसकी है। तो मान लो कि आप क्या हैं, ए हैं, ठीक है, मान लो कि आप ए हैं, आप ए हैं और आप जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी के साथ भाग रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वेलोसिटी इसलिए कहा क्योंकि मान लो जी ये आप ए हैं, ये आप यहाँ हैं और यहाँ से आप चलना शुरू कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। आपकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब आपको कोई देख रहा है, कौन देख रहा है, मान लो बी देख रहा है आपको। अब बी देखेगा तो क्या कहेगा, बी कहेगा अरे वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, ठीक है, भाग रहा है। लेकिन अब इमेजिन करो, कल्पना करो कि बी भी अब चलने लगे और बी जो चलने लगे वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगे। बी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगे, ठीक है। अब 1 सेकंड जैसे ही बीता तो ये 2 मीटर चल चुका है, जैसे 1 सेकंड बीता वो 5 मीटर चल चुका है। इमेजिन करना है बस, ठीक है। तो अगर वो देखेंगे तो अब अगर 1 सेकंड बाद इससे पूछा जाए बी से कि बताओ भैया अब ये जो एक वेलोसिटी है वो कितनी है, एक बी को क्या लगेगा, बी को लगेगा अरे उसकी वेलोसिटी अब क्या है, 5 में से 3 को माइनस कर दो, 5 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या कहेगा वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका मतलब अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी होती है जो एक जो है ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो बी है, ऑब्जर्वर मतलब जो प्रेक्षक है, ठीक है, हिंदी की बात करेगा तो मान लो कि कोई भी एक जो है ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, जैसे ए मूव कर रही है, ठीक। अब बी जो है वो क्या कर रही है, ए मूव कर रही है मतलब बेटा गति कर रही है। अब बी क्या है, बी जो ये हमारा बी है, बी ये कहता है कि वो भी मूव कर रहा है। अब 1 सेकंड के बाद ये सोचेगा कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 में से 2 को घटा देगा, कहेगा 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो वेग जो है चल रहा है, ऐसा वो कहेगा क्योंकि 2 से तो खुद ही चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एक और स्थिति आती है जब वो मान लो कि ए जो है, ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मान लो कि ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर बी जो है वो भी 2 से चल रहा है, लेकिन इस बार बी की डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो गई। अभी डायरेक्शन सेम थी, अब डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वेलोसिटी होगी बी को ऐसा लगेगा, 1 सेकंड के बाद बी को ऐसा फील होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 5+2 है। इसकी जो वेलोसिटी है 5+2 है, मतलब 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ऐसा फील होगा उसको, क्योंकि वो भी उधर उतना जा रहा है और ये इधर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब बी को 1 सेकंड के बाद जब बी यहाँ पहुँच जाएगा तब वो वहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7। टाइम कितना बीता, एक सेकंड बीता। तो ये कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो कुछ नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी, अगर सिंपल सी बातों में कहें तो आपेक्षिक वेग वह वेग है, आपेक्षिक वेग वह वेग है जो किसी एक वस्तु का वेग किसी दूसरी वस्तु वस्तु द्वारा मापा जाए। अब मेरी बात ऐसे नहीं समझ में आएगी, जब मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आएगी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यदि दो वस्तुएं गतिशील हैं, यदि 2 वस्तुएं गतिशील है, मतलब दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, 2 वस्तुएं गतिशील है, ठीक है, और उनकी दिशा व परिमाण दोनों में
दिशा व परिमाण दोनों में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तुएं, यदि दो वस्तुएं गतिशील हैं और उनकी दिशा व परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील हैं। दोनों डायग्राम बना लेना है आपको। उसके बाद अतः मत लिखो, हम कह सकते हैं कि वो डायग्राम बनाने के बाद लिखना, पहले इतना लिखना फिर डायग्राम बनाना, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि ए का आभासी वेग जो बी द्वारा क्या करेगा, आभास होगा ना उसको, ए का आभासी वेग जो बी द्वारा प्रेक्षित, लिख लो, प्रेक्षित मतलब ऑब्जर्व किया गया, प्रेक्षित, ए का आभासी वेग जो बी द्वारा प्रेक्षित किया गया, ए का बी के सापेक्ष, ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक वस्तु का आभासी वेग जो दूसरी वस्तु के द्वारा प्रेक्षित किया जाए, जो दूसरी गतिशील वस्तु के द्वारा प्रेक्षित किया जाए, उसे कहते हैं हम लोग आपेक्षिक वेग। सो इतनी बात समझ में आ गई। रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे से क्या हो जाए, रिलेट करे। इतना होने के बाद अब हम लोग समझेंगे, इतना करने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि आखिर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है। आप हेडिंग डाल सकते हो, एक विमीय गति में आपेक्षिक वेग, ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, एक विमीय गति में आपेक्षिक वेग, एक विमीय, ये इसी के अंतर्गत है, एक विमीय गति में आपेक्षिक वेग। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि गुरुजी फेमस होना चाहते हैं, जब एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो फिर आखिर ये वीडियोस क्यों डाल रहे हैं, बच्चे फ्री के नंबर पा गए हैं। ये जो ऐसे लोग हैं ना, इनके लिए मैं क्या कहूँ, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। बस ये है, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे को करने से रोक रहे हैं। और एक चीज़ याद रखो बेटा, एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखो, अगर आगे बढ़ना है ना, तो मान लो मैं अपना फेमस होने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों के वीडियोस बना के मैंने डाले हैं अलग से, ताकि जो आजकल की जनरेशन है ना, उसको ये फील हो कि हाँ, ऑनलाइन में भी बहुत कुछ है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है, आपके पास बहाना है कि आप कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो, पर ये आपदा ही आपके लिए अवसर का काम करेगी, इतना जान लो। और ये चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो ये आपदाएं आती हैं ना, इनमें बहुत कुछ निखर के आता है बाहर। और एग्जाम्पल मैं खुद हूँ आपके सामने, ना कोरोना आता और ना ये गुरुजी आते, ना मैं ऑनलाइन पे आता। समझ लो कोरोना की वजह से इतने सारे काम करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है। और ये वजह है, समझ लो कि कोरोना की वजह से मैं आया हूँ। तो ये जो कोरोना की वजह से बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मुझे कोचिंग नहीं मिल रही, मुझे ऑनलाइन कोचिंग नहीं मिल रही, मुझे ऑफलाइन कोचिंग नहीं, तो मुझे मेरे स्कूल नहीं खुल रहे, मैं नंबर कहाँ से लाऊंगा। तो इतना याद रखो कि वो ऑनलाइन में भी बहुत कुछ है। और मैं अपने फेमस होने के लिए वीडियो नहीं डाला हूँ, ऐसा मत सोचना। मैंने इसलिए वीडियो डाले हैं, केवल इसलिए वीडियो डाले हैं कि आने वाले के और जो बच्चे हैं, जो 10th क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए आपके रिलेशन में कोई बच्चा होगा, आप उसको बताएंगे कि हाँ वहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलता है, आप यहाँ पे ऐसे करोगे। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि अभी देखना एक कुछ दिनों के बाद गुरुजी अपना पेड वाला बैच स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा ही चलेगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे और सोर्स हैं जिनकी वजह से मैं कमा रहा हूँ। जो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से मैं, और अभी किसी बच्चे ने कहा था कि सर आप जो है हेल्प मांगिए बच्चों से कि जो है हेल्प ले लीजिए और उसके बाद स्मार्ट बोर्ड ले आई। मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखें, पढ़ते रहें आगे। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो मुझे दे रहा है, ठीक है। तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला देगा, ठीक है। तो बस यही है
कि आप लोग बस पढ़ते रहो और ये फालतू की बातों में मत आओ, है ना, ऐसे सब जो फालतू का बवाल हो रहा है इन सबसे दूर रहो। तो एक विमीय गति में आपेक्षिक वेग, एक विमीय गति में आपेक्षिक वेग का मतलब क्या है? मान लो कि आप एक कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, माना दो वस्तुएं एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर गतिशील हैं, जिनके वेग क्रमशः VA तथा VB है। दो वस्तुएं हैं, माना दो वस्तुएं A व B, चाहो तो यहाँ पे A व B लिख सकते हो, A व B, माना दो वस्तुएं A व B, यहाँ पे ऐसा एरो लगा के लिख लो, माना दो वस्तुएं A व B एक दूसरे के समांतर क्या है? एक दूसरे के समांतर गतिशील है, जिनके वेग क्रमशः VA तथा VB हैं, जिनके वेग क्रमशः क्या है? VA तथा VB हैं। तो मान लो कि एक ये कोई वस्तु है जिसका वेग कितना है? VA है, और उसके बाद ये VA वेग हो गया और वेग के ऊपर वेक्टर लगता है, ठीक है। अब ये क्यों लगता है नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो ये A हो गई, फिर उसके बाद ये कोई दूसरी है B है, ये भी क्या कर रही है? गति कर रही है। इसका वेग कितना है? VB है। इसका वेग कितना है? VB है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के सेम दिशा में गति कर रही है, दो केस होंगे, जब ये सेम गति करें और दूसरा होगा जब ये अपोजिट करें, ऐसा करें, ऐसे, ठीक। ये VA से और ये VB से। तो अगर गति क्या है? यदि वेग की दिशा समान है तब, हाँ, यदि माना दो वस्तुएं A व B एक दूसरे के समांतर गतिशील हैं, जिनके वेग क्रमशः VA तथा VB हैं, तो यदि वेग की दिशा समान है तब आपेक्षिक वेग को किससे लिखा जाता है? V और AB, ठीक। अगर ये इनकी दिशा जो है वो समान है, ये वेक्टर क्यों लगाया गया? ये सदिश राशि के लिए होता है, नेक्स्ट चैप्टर में वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वेग की दिशा समान है तब आपेक्षिक वेग क्या होगा? अगर आपको भी बताया था मैंने कि अगर दिशा क्या है? समान है। अगर दिशा क्या है? समान है, तो आपेक्षिक वेग क्या होगा? इसका जितना भी वेग होगा उसमें से इस वाले को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। इस वाले को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। इस वाले को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? B ऑब्जर्व कर रहा है, B प्रेक्षित कर रहा है कि हाँ वो A इतनी स्पीड से चल रही है, वो इतने वेग के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है। जब मैं स्पीड और वेग को एक साथ कहता हूं तो बस इतना समझना, स्पीड और वेग में स्पीड और वेलोसिटी में इतना, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है। स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही फर्क है कि स्पीड ये केवल बताती है कि आप कितनी तेज चल रहे हैं, ठीक है, और वेलोसिटी ये बताती है कि आप कितनी तेज चल रहे हैं और साथ ही साथ किस दिशा में चल रहे हैं, ये दोनों बताता है, ठीक है। सो बस यही है। सो यदि वेग की दिशा समान है तब आपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा बेटा? VA में से आप VB को माइनस कर देंगे, VA में से आप VB को माइनस कर देंगे। लेकिन यदि वेग की दिशा विपरीत हो जाए बेटा, ठीक है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यदि वेग की दिशा विपरीत हो, अगर विपरीत हो जाएगी तो क्या होगा? विपरीत हो, ठीक है। अगर ये विपरीत हो जाए तो क्या होगा? आपको पता है कि अगर ये विपरीत हो गई तो B जब कुछ समय के बाद विरामावस्था में होगा। भाई अगर एक चीज़ मानो, मेरी बात ध्यान से समझो, अब मैं ऐसा चला, पीछे से नेमो आ गई, हाय 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 सर जी भागे जा रहे हैं। सो पीछे से नेमो आ गई। अब पीछे से नेमो आएगी, जब 1 सेकंड बीतेगा तो नेमो कहेगी रुको, मैं रुक गया। अब नेमो भी रुक गई। अब नेमो सोची अच्छा 1 सेकंड के बाद सर की स्पीड पहले 5 से भाग रहे थे, मैं 2 से पीछे से आ रही थी, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 3 है, 5 में से 2 को घटा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ था बीच में, अब मैं ऐसे चला 5, नेमो उससे गुस्सा, भाग गई नेमो पीछे, और नेमो जब पीछे भाग गई 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब 1 सेकंड के बाद नेमो रुकी, विरामावस्था में आई, और जैसे ही नेमो रेस्ट में आई उसने हमसे कहा रुको, बस रुक गया। अब क्या हो गया? बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7, और बीच की डिस्टेंस अगर 7 हो गई तो इसका ये मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड हो गई।
क्योंकि 7 मीटर की हम लोग दूरी जो है हम लोगों के बीच में दूरी हो गई है, लड़ाई हो गई। अब दूरी हो गई 7 मीटर की, और 7 मीटर की अगर दूरी हो गई तो टाइम कितना बीता भाई? मैं भी यहाँ चला 1 सेकंड में और नेमो भी यहाँ चली 1 सेकंड में। इसका ये मतलब है कि टाइम तो 1 ही सेकंड बीता ना, 2 थोड़ी हुए। क्यों? क्योंकि हम भी उसी समय चले थे, वो भी उसी समय चली थी, दोनों के गुस्सा, वो दोनों ऐसे मुँह घुमाए निकल गए। ये कहानी हुई। आई बात समझ? तो इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। और नेमो अक्सर गुस्सा हो जाती है। ठीक है, यदि वेग की दिशा विपरीत हो तो क्या लिखेंगे, VA और उसके बाद VA प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अब जुड़ जाएगी। तो एक चीज़ याद रखना, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो कुछ अलग जाने की दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी जुड़ जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, सो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने, जो भी जितना मेरे पास ज्ञान है सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करूँगा, लिख लो जल्दी से। अब मैं आप सभी को कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, तो अभी आप हेडिंग डालेंगे आंकिक प्रश्न। ठीक है, अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो मैं फिर से अभी आगे चल के और वीडियोज़ अभी लेके आऊँगा तो बताऊँगा। आप हेडिंग डालोगे आंकिक प्रश्न, और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है, एक कण 2 मीटर के व्यास के एक अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा आरंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। मतलब कोई एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त क्या होता है? ऐसे। ठीक, अब कोई एक कण है जो इसका व्यास कितना है? 2 मीटर। व्यास कितना है? 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देख गया ना। अब उसके बाद कह रहे कि यहां से चलना शुरू करता है और यहां पहुंच जाता है। ठीक, पहुंच गया। फिर क्या कह रहे हैं, तो गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी। पहला क्वेश्चन है कण द्वारा चली गई दूरी। सो लिखेंगे कण द्वारा चली गई दूरी। पहला क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है कुछ भी, पर हाँ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। कण द्वारा चली गई दूरी, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर, ठीक है, एक फार्मूला जानते हैं कि दूरी बराबर जो आपका फार्मूला होता है समय गुणे और ये सब, पर समय हमें दिया नहीं है। दूरी कितनी तय करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है क्या? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि मत लिखो बेटा, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि में इसके साथ साथ ये भी काउंट हो जाता है। तो आप लिखोगे वृत्त की, ठीक है, आप लिखोगे कितनी दूरी तय करेगा? अर्ध वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे 2, ये लिखो। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि मत लिखना। अर्धवृत्त की परिधि बेटा ये और ये दोनों हो जाती है, याद रखना इस बात को। सो कॉन्सेप्ट अब बड़े क्लास में पहुंच गए, हर एक चीज़ को लिखने से पहले सोचा करो। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, और ये होती है आपकी 2, ये कट गई। सो पाई बचा और आर बचा। आर की वैल्यू कितनी है? इसका आधा हो जाएगा 1, इसका मतलब कितनी हो जाएगी? पाई मीटर। पाई की चाहो तो वैल्यू रख लो 22/7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22/7। क्लियर? या चाहो तो लिख सकते हो आप 3.14 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पूछा है कि कण द्वारा विस्थापन कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये व्यास के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि दूरी क्या होगी है ये, और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। इसको हमने ए माना और इसको बी माना, इसका मतलब व्यास, और व्यास कितना है आपका? कितना है? 2 मीटर। ये हो गया आपका विस्थापन। क्लियर? पढ़ा, इतनी बात समझ आ गई। ये पहला क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद दूसरा करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे। क्या लिखा है कि एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। पूर्व और पश्चिम, फिर उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अगर दिशा का ज्ञान नहीं है तो काम नहीं चलेगा। कह रहा है कि एक कण कोई पहले पूर्व में 3 मीटर चलता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है भी, और पूर्व मतलब उधर जा रहा है। ठीक है, पूर्व मतलब यहाँ जा रहा है, यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहे हैं कि 4 मीटर ये
4 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब उत्तर दिशा मतलब यहाँ से थोड़ी जाएगा वापस, अब इधर जाएगा सीधे ऊपर, क्योंकि उत्तर तो इधर होगा आप ऊपर। तो ये 4 मीटर इधर चला गया, तो 3 मीटर इधर चला और 4 मीटर इधर चला। ठीक, फिर पूछा गया है कि बताइए कण द्वारा चली गई दूरी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कण द्वारा चली गई दूरी। तो ये यहाँ पे है अभी, और ये अब यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया और ये ओ हो गया। ठीक, इसको मिला दो इसके साथ। ठीक, तो अब पूछा गया है कण द्वारा चली गई दूरी। कण द्वारा चली गई दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर कितनी दूरी तय करेगा बताओ? जहाँ जहाँ वो चला है बस उतना मेजर करूँ। 3 और +4, इसका मतलब AO प्लस OB। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। सो ये 7 मीटर हो जाएगी। ठीक, ये दूरी हो गई। अब आपसे पूछा गया कितना विस्थापन होगा। विस्थापन कौन सा होगा? ये वाला होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब विस्थापन स्वयं निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कितना आएगा आंसर, वो आप कमेंट बॉक्स में करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप जो है यहाँ तक वीडियो देखे हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग। चलो, सो अभी बाय बाय, टेक केयर। बस एक चीज़ याद रखो, पढ़ते रहो, किसी फालतू की बातों में मत आओ। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना फिर ये पीछे रह जाओगे। ठीक है, अभी कोरोना ज़रूर चल रहा है, पर सुनने में आया है कि स्कूल खुल जाएंगे जल्दी। चलो, फाइनली बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।